अबू सलेम, अगर मैं अंडरवर्ल्ड की बात करूं तो आप मुंबई में जितने भी आप देखें, चाहे वो हाजी मस्तान के दौर से लेकर दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली, छोटा राजन, अमर नायक, ये सब लोकल मुंबई के थे, वहीं पले बढ़े। बाद में उन्होंने वहीं डॉनगिरी, भाईगिरी की। लेकिन अबू सलेम मतलब इस ऊपर तक जाने वाला मुंबई के बाहर का शायद पहला डॉन था, जिसकी पैदाइश आजमगढ़ में हुई और आजमगढ़ यूपी, वहाँ से फिर वो मुंबई पहुँचता है। एक वकील का बेटा अबू सलेम, ठीक ठाक फैमिली, आजमगढ़ का एक सराय मीर इलाका है। अब तो ये है कि सराय मीर जो है वो सराय मीर के नाम से नहीं जाना जाता, वो अबू सलेम का इलाका का घर होने के नाते ज़्यादा पहचाना जाता है। उस सराय मीर में मुझे कम से कम आधा दर्जन बार जाने का मौका मिला है, मुझे आज भी है वो। उसके उस सराय मीर में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग, जो मकान है, वो अबू सलेम का ही है। और वो उसकी ऊंची इमारत ही वहाँ के बहुत सारे नौजवानों को गलत रास्ते पर ले गई कि मैं भी ऐसी ऊंची बिल्डिंग बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। अबू सलेम ने बनाया तो उसी के नक्शे कदम पे चलेंगे, रास्ते पे चलेंगे। अबू सलेम को लेके मैं एक हकीकत आपको ये बताऊं कि सराय मीर के लोगों को अबू सलेम को लेकर कोई वो नहीं है, बल्कि एक तरह का आप बात करें तो लगेगा कि वो पॉजिटिव हैं उसको लेकर। और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि एक डॉन, अंडरवर्ल्ड का एक शख्स, एक क्रिमिनल, लेकिन उसको लेके वहाँ सराय मीर के लोगों में एक दूसरा ही जज्बा है। और नामालूम जाने अनजाने उसने कितने नौजवानों को सराय मीर के ख़ास तौर पर भटकाया, गुनाह के रास्ते पर ले गया। खैर, अबू सलेम सराय मीर में पैदा होता, आजमगढ़ इलाके में। उसके फादर जो थे वो आजमगढ़ में एक कोर्ट में छोटे मोटे वकील थे। घर की उन्हीं के खर्चे पर परवरिश हो रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन अचानक एक रोड एक्सीडेंट में अबू सलेम के फादर की डेथ हो जाती है। तो घर का इकलौता कमाने वाला शख्स दुनिया से चला जाता। अब घर में कोई और था नहीं, माँ, बहन, भाई, ये सारे थे। तो फिर घर की माली हालत को ठीक करने के लिए अबू सलेम वहीं आजमगढ़ में ही सराय मीर के पास ही एक मैकेनिक की दुकान खोलता है, जिसमें पंक्चर से लेके बाइक और गाड़ियाँ बनाने का ये सब कुछ। लेकिन थोड़े दिन तक वो करता है, उससे आमदनी उतनी होती नहीं है। तो फिर दिल्ली का रुख करता है। 80s में दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में भी वो मैकेनिक का काम करता है, कई जगह पंक्चर भी बनाता है, फिर टैक्सी भी चलाता है। पर दिल्ली भी उसको रास नहीं आती, दिल्ली में मन लगता नहीं है। तो वो 85-87 के बीच मुंबई का रुख करता है और मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई में भी वो छोटे मोटे काम करता है। फिर एक मॉल में एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पे फैशन के वो जो फैशनेबल कपड़े होते हैं, वो बेल्ट, चश्मा, ये सब बेच रहा था। और वहाँ पे भी उसने टैक्सी भी चलाई। फिर इसने प्रॉपर्टी के ब्रोकर का भी काम किया। ये सब करने के बाद ये अपना दुकान चला रहा था, जिसमें एक मॉल के छोटे से उसमें चश्मा वश्मा बेचता था, बेल्ट बेचता था, कपड़े बेचता था। तभी उस दुकान में, उस छोटे से मॉल में बहुत सारे टपोरी भाई लोग भी आया करते थे। और उस वक्त मुंबई में ये था कि 80s का जो दौर था, 80 से 90 के बीच में, वो भाईगिरी बड़ा शबाब पे था उस वक्त। दाऊद इब्राहिम का काफ़ी नाम हो चुका था। और तब ये सब चीज़ें नहीं थी, आतंकवाद वाली बात नहीं आई थी, 93 की है। उससे पहले इन लोगों को, हाजी मस्तान हो, दाऊद इब्राहिम, इन लोगों को एक मतलब आप तस्कर के तौर पे तो समझ सकते हैं कि सोने की स्मगलिंग करते हैं। उस वक्त ये भी था कि जो आपके कैसेट वैसेट और जो म्यूज़िक की सारी चीज़ें थी, VCR, इन सब की भी स्मगलिंग हुआ करती थी। तो इतना इस पेशे को इतनी गंदी उस तरह की नज़र से नहीं देखा जाता था। वो तब हुआ जब फिर खून खराबा शुरू हुआ, जब ये 93 का ब्लास्ट हुआ, जब इसको आतंकवाद का नाम दिया गया। वरना उससे पहले तो ये लोग था कि हाँ ठीक है, ये सब तस्करी करते हैं, ये हैं, वसूली करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक इन लोगों की वो थी।
तो दाऊद उसने उरूज पे था, दाऊद का काफ़ी नाम हो रहा था, और जो इस तरह के लड़के थे जितने, वो सब दाऊद के आसपास हो जाऊं, दाऊद तक पहुंच जाऊं, ये उनका सपना होता था, जो इस फील्ड के लोग थे। तो उसी मॉल में जब वो उस तरह के लोग आते थे तो अबू सालेम को भी लगता था कि ये भाई के लोग होने मतलब इज्जत की बात है। तो धीरे धीरे उनसे दोस्ती भी हुई। इसके बाद उन्हीं गुर्गों के ज़रिए 88 में अबू सालेम को एक उसका दोस्त अनीस इब्राहिम तक पहुंचा देता है। अनीस इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का भाई, और अनीस इब्राहिम के फिर वो मुलाकात होती है। तो अब अबू सालेम को लगा था कि शायद उसको उसकी मंजिल मिलेगी, अब वो सही जगह पहुंच रहा है। तो वो उस वक्त भी अनीस इब्राहिम से जब मुलाकात हुई तब भी ये बहुत ज़्यादा इसके हाव भाव नहीं थे। एक तरह का डिलीवरी बॉय ही का ही काम करता था। ये सामान वहाँ पहुँचा दो, ये सोने की जो स्मगलिंग करके जो आते थे, हाँ, वो उस ज़माने में ये था कि स्मगलर शब्द ज़्यादा यूज़ होता था इन लोगों के लिए कि भाई स्मगलर है ये। तो ये छोटी मोटी चीज़ें 2 नंबर की इधर से उधर पहुँचाना, यही मेन काम था अबू सलेम का, अनीस इब्राहिम का। तब दाऊद इब्राहिम से दूर दूर तक का इसका कोई मुलाकात से लेके कुछ भी नहीं था। लेकिन अनीस इब्राहिम के साथ के रिश्ते को इसने फिर धीरे धीरे बुनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे से अनीस इब्राहिम ने और काम देना शुरू किया। इसके बाद ये था कि वसूली बिल्डर से, फिल्म इंडस्ट्री से, उसमें जैसे 10 अपने लड़कों को भेजा तो उसमें एक अबू सलेम को भी लगा दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो इस सिलसिले के दौरान ये सारे काम करने की वजह से अनीस इब्राहिम के अबू सलेम को बहुत सारी नॉलेज हो गई कि गोल्ड की स्मगलिंग कैसे करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से कैसे वसूली करते हैं, बिल्डर से कैसे वसूली करते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इसी दौरान में एक, जब ये अभी नया नया भाई बन रहा था, समीरा जुमानी करके एक लड़की थी 17 साल की, उससे इश्क हो जाता है अबू सलेम को। और वो नाबालिग थी क्योंकि अभी 18 की नहीं हुई थी, 17 की थी। तो उसने उसका पता किया और फिर कॉलेज तक पीछा करता था लंबे टाइम तक। इसके बाद फिर दोनों की मुलाकात होती है, दोनों शादी कर लेते हैं। अच्छा, अबू सलेम जो है वो अपने आप को थोड़ा चॉकलेटी हीरो टाइप का भी मान के चलता था। तो उसी तरह के कपड़े पहनना, हीरो जैसा दिखना, और मुंबई में उसका ये भी सपना था कि भाई लोगों के टच में आए तो शायद फिल्मों में भी काम मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हालांकि उसकी शादी हो गई। इस दौरान में वो बिल्डर और बाकी लोगों से वसूली करता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम से डायरेक्ट कभी उसको कोई काम नहीं मिला था, अनीस इब्राहिम और ये। तब तक उधर छोटा शकील भी उठने लगा। फिर इसी बीच में दाऊद ने अपना बेस दुबई में बना लिया, तो अबू सलेम भी कई बार दुबई आना जाना हुआ। और इस वसूली के चक्कर में कुछ घालमेल भी किया, तो उससे दाऊद की नज़रों में ये थोड़ा गलत साबित होने लगा। पर इसमें दूसरी कहानी एक ये भी है कि अबू सलेम जिस तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा था, तो छोटा शकील को ये बात नागवार गुजरी। और छोटा शकील नहीं चाहता था कि डी कंपनी या दाऊद भाई के आसपास कोई और दूसरा वफादार हो छोटा शकील के अलावा। तो कहते हैं कि अबू सलेम के बारे में कान भरने का काम जो है वो छोटा शकील ने भी किया, दाऊद। ये एक दूसरा पक्ष है, हालांकि छोटा शकील इस बात से हमेशा इनकार करते हैं। तो इस दौरान में अब फिर धीरे धीरे छोटा शकील की वजह से, या जो भी वजह हो, डी कंपनी से अबू सलेम की दूरी बनने लगी। कुछ कंप्लेंट आई। इसके बाद अबू सलेम मुंबई छोड़ देता है, पहले दुबई जाता है, फिर दुबई से यूरोप, अमेरिका। अब डी कंपनी की भी इधर नज़र थी। इस बीच में 93 ब्लास्ट भी हो जाता है। 93 ब्लास्ट के दौरान में अभी उम्र कैद की सज़ा भी हुई है, टाटा कोर्ट ने दी। उसमें यह था कि गुजरात से एक हथियारों की खेप और आरडीएक्स की खेप को मुंबई पहुंचाना था। एक खेप कहते हैं कि गुजरात से अबू सलेम लेकर मुंबई पहुंचा था, और वो मुंबई गया और उसने वो खेप जहां कहा गया था पहुंचा दिया। इसी बीच में मुंबई में बाबरी मस्जिद 92 के इंसिडेंट के बाद दंगा हुआ था, और उसको लेके ये कई जगह पे भी है कि संजय दत्त फिल्म स्टार जो है उनको लगा कि ख़तरा है, कुछ हो सकता है, धमकियां, फ़ोन पे कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। तो संजय दत्त को जब ये सारी चीज़ें हुई तो एक दिन अबू सलेम के पास अनीस इब्राहिम का फ़ोन आता है, और अनीस इब्राहिम कहता है कि कुछ हथियार तो शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था, उसका कोड वर्ड था एक,
वो लेकर संजू बाबा के घर जाना है। तो इसने पहले पूछा कौन संजू बाबा, फिर बताया संजय दत्त। तो अबू सलेम बहुत खुश हो गया था। और हालांकि संजय दत्त को एक ही हथियार चाहिए था, ये तो कोर्ट के फैसले में भी है, लेकिन वो कई ले गया और वो AK-56 था जो रखना इलीगल है। वहाँ ले जाने के बाद कहते हैं अबू सलेम ने पहली बार किसी फिल्म स्टार को जो सबसे करीब से देखा वो संजय दत्त था। तो जब संजय दत्त के पास पहुँचे तो संजय दत्त ने गले मिलाया अबू सलेम से। उसका दावी अबू सलेम 3 बार गले मिला खुशी के मारे, क्योंकि संजय दत्त उसके सामने है और वो अब तक पर्दे पे देखा, फिल्मी कीड़ा, खुद हीरो बनने का शौक, तो 3 बार गले। उसका संजय दत्त ने खैर एक हथियार रखा, बाकी उसको लौटा दिया। वो एक हिंगुरानी और कौन साथ में थे 2, वो वापस खैर हथियार ले गए, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और इसी हथियार की वजह से संजय दत्त को बाद में सज़ा भी हुई। तो अनीस इब्राहिम के कहने पर अबू सलेम हथियार का ये AK-56 लेकर संजय दत्त के घर पहुंचा था। फिर 93 ब्लास्ट हो जाता है। उसका दाऊद जाहिर सी बात है मोस्ट वांटेड टेररिस्ट भी हो जाता है। और इस बीच में उसकी कुछ हरकतों से अबू सलेम से दाऊद की दूरी बन जाती है। तो दाऊद अब अबू सलेम को भी लगता है कि डी कंपनी उसका कुछ नुकसान न कर दे, इसलिए वो दुबई छोड़ के फिर पहले यूरोप जाता है, फिर यूरोप के बाद अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका में ही वो अपनी प्रॉपर्टी भी बनाता है। इस दौरान में अब वो डी कंपनी से अलग होकर मुंबई में, चूँकि उसको ऑलरेडी लत लग चुकी थी कि बिल्डर से कैसे वसूली करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री से कैसे करते हैं और सारे हुनर मालूम थे, अब उसने अपना खुद का धंधा करना शुरू किया। और इसके लिए उसने बिल्डर को पहले धमकाना शुरू किया। जो एक सबसे बड़े बिल्डर प्रदीप जैन से पैसे मांगे। प्रदीप जैन ने पैसे नहीं दिए, इसको अपनी धाक जमानी थी। फिर इसने अपने शूटर भेजे, प्रदीप जैन को गोली मारी गई, प्रदीप जैन मारे गए। जब प्रदीप जैन की 13वीं थी तब अबू सलेम ने प्रदीप जैन की बीवी के नंबर पे फ़ोन पे कॉल किया और कहते हैं कि बाकायदा हंसा और हंस के बोला कि तुम 13वीं मना रही हो, अगर वो पैसे दे देता तो आज जिंदा होता। तो अब उसके भाइयों से कहो कि तुम वो पैसे दे दे, वरना अब एक एक करके वो भी मारे जाएंगे। तो एक था कि किस तरीके का, मतलब एक क्रिमिनल है जो एक को मारा, उसका 13वीं के दिन फ़ोन करके और फिर हंस रहा है और फिर धमकी दे रहा है। एक उसका इंसिडेंट ये था। तो इसके बाद क्या हुआ कि बिल्डर लॉबी में थोड़ी इसकी दहशत फैलने लगी। अब वहाँ पे ये भी कन्फ्यूज़न था, डी कंपनी को पैसे दें कि अबू सलेम को पैसे दें, लेकिन अबू सलेम चाहता था कि उसका अपना एक दबदबा रहे। अच्छा, इसकी 2 खास चीज़ थी। एक, ये हमेशा जब भी फ़ोन करता था इस प्रदीप जैन के बाद इंसिडेंट के, तो इसने अपना नाम कैप्टन रखा था और ये हमेशा कहता था मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। जब ये फिल्म इंडस्ट्री में लोगों से मिलता था, पार्टी में और किसी में, तब भी अपने आप को कैप्टन बोलता था। लेकिन कई जगह पे जब ये फ़ोन पे बात करता था तो ये अरसलान नाम भी रखता था और कहता था कि मैं अरसलान अबू सलेम का सेक्रेटरी है। लेकिन होता ये था, तो अरसलान का भी इसने एक नाम रखा हुआ था। इसके बाद खैर मुंबई में बहुत सारे लोगों को इसने धमकाना शुरू किया। उसी में से एक गुलशन कुमार में शायद गुलशन कुमार की जान ना जाती उसमें, अगर अबू सलेम ने जो हरकत की पूरी, चूँकि टी सीरीज़ रूज पे था। टी सीरीज़ हर लगभग 80% जो फिल्में बनती हैं हिंदी में, उसके म्यूज़िक राइट्स जो हैं वो टी सीरीज़ के पास। और टी सीरीज़ के बारे में एक आपको ये भी बताऊं कि वर्ल्ड में शायद यूट्यूब पे ये हाईएस्ट जिसके सब्सक्राइबर हैं वो नंबर 1 चैनल है पूरी दुनिया का। उसकी एक वजह ये है कि जितने गाने, म्यूज़िक, भजन, गज़ल, सूफ़ी सब कुछ है टी सीरीज़ का। तो हिंदी फिल्मों के 80% म्यूज़िक के राइट्स जो हैं फिल्में बनती हैं वो टी सीरीज़ के। तो कई सिंगर को गवाना, ये देना वो देना, वो तक तो चल रहा था। बाद में फिर उसे लगा कि उसने पैसे मांगे। बट गुलशन कुमार के पास इस तरह के पहले भी बहुत सारे धमकी भरे फ़ोन आए थे। गुलशन कुमार ने ये कहा जब अबू सलेम का आया था कि इतने पैसे चाहिए, शायद ये था कि 5 लाख पर डे। उसने कहा कि मैं इतने तो, जो वैष्णो देवी का वो जो भंडारा लगता है टी सीरीज़ का, उन्होंने कहा मैं वहाँ देता हूँ, मैं तुम्हें क्यों दूँ, और मेरी रक्षा जो है वो भगवान करेगा। ये भी लाइन थी और मानी नहीं उन्होंने। कहा ये तो अबू सलेम को मतलब समझा कि कोई होगा, इनकार कर दिया। पैसा देना बुरा नहीं लगा कि पैसा देने से मना किया है गुलशन कुमार ने। अबू सलेम को ये बुरा लगा कि उसने अबू सलेम उस कैप्टन को कैसे इनकार कर सकता है कोई।
और कहते हैं कि इसी ज़िद में उसने अपने लोगों को भेजा, और जब गुलशन कुमार को गोली मारी गई तो जो शूटर था उसको ये कहा था इसने कि लगातार अपना मोबाइल तुम ऑन रखोगे और मैं उसकी चीख सुनना चाहता हूँ। और कहते जब गोली मारी थी तो वो लगातार उसने मोबाइल ऑन रखा हुआ था और वो बैठ के वहाँ पे गुलशन कुमार की चीख सुन रहा था। ये बाकायदा मतलब रिकॉर्ड पे है। तो गुलशन कुमार के बाद अब मुंबई में जो है थोड़ा इसकी दहशत फैल गई थी और ज़्यादा, क्योंकि गुलशन कुमार एक जिस तरीके की वो थे और ऐसे शख्स को पहले धमकाना फिर गोली मारना, तो उससे मुंबई में अब अबू सालेम का थोड़ा दबदबा बढ़ने लगा था। इसके बाद इसी बीच में एक राजीव राय बड़े फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ करते थे जिन्होंने त्रिदेव और वो फिल्में बनाई हैं, उनको धमकाया, उनसे पैसे मांगे। राजीव राय सिर्फ इस धमकी की वजह से अबू सलेम के फिर उन्होंने बॉलीवुड ही छोड़ दिया और लंदन में सेटल हो गए। कहो ना प्यार है जब फिल्म रिलीज़ हुई और हिट हो गई, तब जो राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के जो पिता हैं, उनको धमकाया और मारने के लिए बाकायदा शूटर भी भेजे। आमिर खान तक को धमकाया, आमिर खान से भी कुछ मांगा और उसके बाद आमिर खान के लिए शूटर भेजा। बॉर्डर फिल्म के जो डायरेक्टर जेपी दत्ता प्रोड्यूसर, उनको धमकाया, उनको मारने के लिए शूटर भेजा। मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी के ऊपर हमला करने की कोशिश की। तो जब इतने बड़े बड़े सब नाम आने शुरू हुए तो फिर उसके बाद अचानक लोग अबू सलेम से वाकई डरने लगे। कहते हैं कि कुल 52 केस हैं अबू सलेम के ऊपर टोटल। ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी दौरान में एक दुबई में ही इसने अपना वो भी शुरू किया था जो कंसर्ट कराते हैं, फिल्म स्टार को बुलाकर स्टेज शो और ये वो। ऐसे ही एक शो में इसकी मुलाकात मोनिका बेदी से हुई। मोनिका बेदी पंजाब के होशियारपुर की रहने वाली, मुंबई में हीरोइन बनी और कहते हैं कि कुछ फिल्में अबू सलेम ने भी दिलवाई। फिर वहाँ दोनों में प्यार हो गया। फिर ये है कि उसने शादी कर ली, हालांकि मोनिका बेदी ने बाद में मना किया। इसके बाद ये लोग यूरोप गए। फिर इधर डी कंपनी से भी बचना था, डी कंपनी ढूंढ रही थी। यूरोप के बाद अमेरिका। इसके बाद फिर अबू सलेम ने ढूंढना शुरू किया कि ऐसी कोई जगह जहाँ पे इंडियन कम हो, हिंदी लोग कम बोलते हों, ऐसी कौन सी है जहाँ पे और अपना ट्रीटी भी ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ढूंढते ढूंढते आखिरकार पुर्तगाल, ये चूँकि पहले भी गया था तो पुर्तगाल पहुँचता है और वहाँ लिस्बन में ही मोनिका बेदी के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन एक तो इसके कई जगह पे बिजनेस थे, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें होता रहता था। 2001 में जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, तब ये यूएस में ही था और इसके बाद ये सारे पैसे वैसे इधर उधर भेजता रहता था। तो 9/11 के बाद FBI बहुत सख्त हो गई थी, वो ऐसी चीज़ों पे नज़र रखती थी, इस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ कैसे, जिन पे डाउट हो। तो उसमें एक नाम इसका भी आया था अबू सलेम का कि ये इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, कुछ हरकत। तो पता चला कि अपनी एजेंसी को भी पता चली इंडिया की, तो एक खबर वहाँ से मिली कि ये लिस्बन में है। एक कहते हैं कि छोटा शकील और दाऊद ने टिप ऑफ दिया था अपनी एजेंसी को कि ये लिस्बन में है और वहाँ अरसलान नाम से ही रह रहा था। इसके बाद खैर अपनी टीम पहुँचती है और 2002 में किसी तरह से इसको लिस्बन में अरेस्ट करती है मोनिका बेदी के साथ। लेकिन 3 साल लग जाते हैं हिंदुस्तान लाने में और आखिर 2005 में हिंदुस्तान लाया जाता है। लेकिन शर्त ये थी, तब जब ये पकड़ा गया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी अपने होम मिनिस्टर थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी, तो उन्होंने बाकायदा रिटर्न में पुर्तगाल गवर्नमेंट को ये लिख कर दिया। तो पुर्तगाल गवर्नमेंट की शर्त थी कि इसको किस बेस पे भेजेंगे। तो हमने वैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड 52 केस हैं इसके खिलाफ, लेकिन 8 आपको किसी को भी लाने के लिए बताना पड़ता है इसको क्यों ले जा रहे हैं, क्या केस है, किस में वांटेड है। 8 केस हमने दिए लिस्बन में पुर्तगाल गवर्नमेंट को, जिसमें से फर्जी पासपोर्ट के मामले थे और ये प्रदीप जो जैन और एक और बिजनेसमैन, उसको मारने और उसका मामला था। 3 फर्जी पासपोर्ट के थे, 1-2 और एक्सटॉर्शन का था और 93 का ब्लास्ट का मामला था। लेकिन इन 8 मामलों में गुलशन कुमार का केस नहीं था कि हम उसमें भी ये वांटेड है, जबकि बहुत बड़ा मामला था। इसकी वजह, इसकी दलील ये दी गई कि उसी वक्त जब गुलशन कुमार मामले में नदीम जो है शरवण वाले ग्रुप में से जो नदीम लंदन में है, वो भी वांटेड था और इसके लिए हमने बाकायदा लंदन में उसकी ट्रीटी के लिए बातचीत की, मुकदमा लड़े, लेकिन वो हम हार गए।
ऐसी इकबाल मिर्ची भी इसमें वांटेड था, लेकिन इकबाल मिर्ची के मामले में भी हम हार गए। तो भारत सरकार का ये कहना था कि अगर गुलशन कुमार मामले में हम करेंगे तो फ़ौरन जो लिस्बन में वकील है वो डिफेंड पे आ जाएगा कि देखिए उन्होंने लंदन में नदीम को भी वहाँ से भेजने के लिए मुकदमा लड़ा और गुलशन कुमार का इल्ज़ाम लगाया था, इकबाल मिर्ची का भी, लेकिन दोनों हार गए। तो इस ग्राउंड पे ये बच जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने 8 केस जो दिए पुर्तगाल गवर्नमेंट को, जिसके लिए वो बताया कि हमें ज़रूरत है, हमारे देश के कानून को ज़रूरत है, उसमें गुलशन कुमार मर्डर केस नहीं था। तो इन सारे केस को देखने के बाद वहाँ की सरकार ने और 2 शर्तें रखी। एक कि इन 8 के अलावा और कोई मुकदमा इस पर नहीं चलेगा। दूसरा, इसको फांसी की सज़ाए मौत नहीं हो सकती। उसकी वजह ये थी कि पुर्तगाल में डेथ पेनल्टी नहीं है, वहाँ मौत की सज़ा नहीं है। तो फिर क्या है, वहाँ सज़ा जो है वो 25 साल मैक्सिमम है। किसी भी क्राइम के लिए किसी शख्स को वहाँ 25 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती, ये पुर्तगाल का कानून है। तो ये शर्तें हमने मान ली। हमने कहा ठीक है, हम इसको फांसी की सज़ा नहीं देंगे। अब दूसरी सज़ा ये हो गई कि हम 25 साल से भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमने रिटर्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पे उसको ऑलरेडी 2 उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, इकबाल अबू सलेम को, प्रदीप जैन मर्डर केस में भी और 93 ब्लास्ट के मामले में साजिश रचने और हथियारों की खेप पहुँचाने में। अब हमारे यहाँ उम्र कैद अब जो है, या तो अदालत लिख के देती है कि 20 साल, 30 साल, 35 साल, और वरना फिर ये है कि ताउम्र उम्र कैद। ये वाला जो है ये उम्र कैद ही है, लेकिन ये उम्र कैद की सज़ा नहीं पूरी निभा सकता। क्यों? क्योंकि हमने पुर्तगाल कोर्ट में ये दिया हुआ, पुर्तगाल की सरकार को रिटर्न में हमारे होम मिनिस्टर ने, हमारे तब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने लिख के दिया हुआ है कि ना इसे फांसी की सज़ा होगी, ना इसको 25 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी। तो 2005 में वो आया है, ये 19 शुरू हो गया, 14 साल हो चुके हैं। 2000 मतलब 14 साल ये हो गए, 11 साल और मान लीजिए, नहीं 14 साल नहीं, ये 19 चल रहा है, 5 साल उधर, और हाँ 14 साल हो गए, 11 साल की और बात बचती है। तो जैसे ही 25 साल की वो सज़ा काटेगा, जिसमें से 14 साल ऑलरेडी काट चुका है, 11 साल के बाद वो रिहा हो जाएगा और हम उसको उसके बाद जेल में नहीं रख सकते। ये चूँकि हमने एक समझौता किया है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक कि अबू सलेम के ऊपर जेल में 2 बार हमला भी हो चुका है। अब उसकी वजह यही है कि एक कहते हैं कि वो, मैंने जो शुरू में कहा था, कई लोग कहते हैं वो फर्जी डॉन है, बाकी डॉन के जैसा उसका ऑरा नहीं है, इसलिए कि उसने हमेशा ये कहा कि वो दाऊद का आदमी था, दाऊद के करीब रहा, जबकि दाऊद के लिए जो बात करते हैं बाकी लोग की, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा एक डिलीवरी बॉय जैसा था। मतलब उसको कोई अहम काम डी कंपनी में कभी नहीं मिला, किसी को धमकाना है, ये करना है, यही सब काम के लिए भेजा गया बाकी ग्रुप के साथ। तो इसने दाऊद के नाम को भुनाया और भुना के अपने आप को इस प्रोजेक्ट किया एज ए डॉन। एक चीज़ ये भी है। दूसरी ये है कि इसने जो अनीस इब्राहिम के टाइम में धमकाना डराना सीखा था, वही काम इसने बाद में अपना अलग से करना शुरू किया। लेकिन एक चीज़ ये है कि इसने इससे पैसे बहुत बनाए, और कहते हैं कि इसका यूएस में बाकायदा पेट्रोल पंप है, अपना एक थिएटर है, और जो इसकी पहली बीवी समीरा जुमानी, वो वहीं यूएस में रहती है, लेकिन शायद फिर उसका डिवोर्स हो गया। मोनिका बेदी ने आकर कह ही दिया कि हमने शादी नहीं की है। अब बीच में ये केसेस के सिलसिले में दिल्ली भी, बल्कि माँ की डेथ हुई जब, तो ये वहाँ भी पहुँचा, सराय मीर। तो कहते हैं कि इसी दौरान एक और लड़की से इसको इश्क हो गया और ट्रेन में इसने उस लड़की से शादी कर ली। ये सिर्फ ना वो कहता, बल्कि वो लड़की भी कह रही है कि हाँ हमारी शादी हो चुकी, और हर पेशी पे ये अबू सलेम से मिलने भी जाती है। अब कहते हैं कि इसके बाकी पैसे वैसे का, बहुत सारी चीज़ें की जानकारी उसको है। लेविश स्टाइल आज भी है, शौक आज भी वैसे ही कपड़े पहनना, महंगे गॉगल्स, जूते। फिर 1-2 बार तो कई जो लिस्बन और वहाँ के जो वकील हैं यूरोप से, वो तक हायर किए। तो पैसे आज भी ये है कि इसके पास बहुत सारे हैं, और वो इसके ख़ास लोग ही रखे हुए हैं जहाँ जहाँ हो सकता है। लेकिन एक से एक वकील करता है, अच्छे से रहता है, और
जो मन में आता है करता है, बेशक जेल में है, लेकिन सारी ख्वाहिशें इसकी आज भी पूरी हो रही हैं। शायद उसकी वजह यही पैसे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि इसके जाने के बाद इसके सारे शूटर या गैंग का क्या हुआ। तो चाहे मुंबई के जो पुराने जितने भी डॉन, अरुण गवली से लेके छोटा राजन हो, नायक हो, दाऊद इब्राहिम हो, एक मामलों में और अलग था अबू सालेम। इन लोगों के अपने शूटर, अपने लोग, अपने पूरा गैंग होता था। अबू सालेम ने कभी अपना गैंग परमानेंट बेसिस पे बनाया ही नहीं, और इसने बड़ी एक चालाकी की। इसको मुंबई में जब किसी को धमकाना हो या जब किसी को टपकाना हो, तो जो इसका पूरा रिकॉर्ड है वो ये है कि इसने वहाँ के किसी शूटर को अपने आसपास नहीं फटकने दिया। यह आजमगढ़ और सरायमीर के उन भटके हुए लड़कों को मुंबई बुलाता था, जो 5-5 हज़ार रुपये में काम करने के लिए तैयार हो। और उनको क्या आने जाने का टिकट, मुंबई में बस आओ। उनको देसी कट्टा बोलता था अपने पास रखो, उससे वो टारगेट देता था, वो काम करते थे। उसका कहता था फ़ौरन बस नेक्स्ट ट्रेन पकड़ो और वापस जाओ। तो जिनका मुंबई पुलिस में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, फर्स्ट टाइमर्स आ रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका मोडस ऑपरेंडी यही था कि ऐसे अननोन एकदम यंग लड़कों को जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको मुंबई भी घूमना है, वो आ गए, ट्रेन से बुलाया, मुंबई में घूमे, दिन भर काम किया और अगले दिन निकल गए, 5,000 रुपये भी आ गए। तो इस तरीके से इसने काम कराया ज़्यादातर, और इसीलिए इसके कभी वो नहीं रहे अपने गैंग के लोग और उस तरीके के लोग। और यही वजह है कि इसके राज भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, जिस तरीके से ये काम करता था। फिलहाल ये है कि 2 मामलों में उम्र कैद की इसको सज़ा हो चुकी है। 2017 में 93 ब्लास्ट वाले मामले में हुई, उसमें साजिश रचने का दोषी है। और प्रदीप जैन बिल्डर जो थे, उनके मर्डर केस में इसको सज़ा हो चुकी है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिस पर इसने फिर ये कि जो जिस शर्तों पे उसको हिंदुस्तान लाया गया था, उन शर्तों को तोड़ा गया। तो इसने बाकायदा पुर्तगाल की अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, और वहाँ से ये कहा कि ये लोग इसको, पुर्तगाल के जो ऑफिशियल थे, एम्बेसी के लोग भी, वो तलोजा जेल पहुँचे जहाँ मुंबई में अभी बंद है। तो ये लीगल गेम भी खेलता रहता है। और फिलहाल ये है कि अब मोनिका बेदी भी अब इससे मिलने जुलने आती नहीं है, दूरी है। जो समीरा जुमानी है वो यूएस में है। तीसरी लड़की के साथ इसने शादी की है, जो ट्रेन में शादी की है। ये भी है कि पेशी के दौरान आना जाना। 3 ऐसे मौके मिले जब मुझे अबू सलेम से मिलने का मौका मिला। जब इसको हिंदुस्तान लाया गया तो पहली बार तब जब लाया गया उस वक्त, बाकी 2 बार मुंबई की अदालत में जब ये पेशी पे जाता था, तब मैं उस वक्त एक शो बना रहा था अबू सलेम के ऊपर। तो इस सिलसिले में मेरे एक कोलीग मुंबई में आरिस चंद्रा, जो कोर्ट रिपोर्टर थे, अब उन्होंने छोड़ दिया है अभी आज तक, बहुत स्मार्ट, बहुत ही काबिल। तब मैं करीब 1-1 घंटा तक मैंने बात की वहीं पे। उस वक्त पेशी में टाइम था, या फिर पेशी के बाद जाने में भी टाइम था, और चूँकि ख़तरा था, सिक्योरिटी भी रहती थी। तो मैंने देखा वो पुलिस वालों के साथ अबू सलेम का रिश्ता एकदम दोस्ताना। और इसी दौरान में जितनी बात हुई, तो मुझे उस पूरी बातचीत से ये कहीं भी नहीं लगा एक बार भी कि अबू सलेम मतलब कोई परेशान हो या फिर उसको कोई तकलीफ़ है। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वो मतलब कोर्ट परिसर में सारे पुलिस वालों के बीच में है, लेकिन अब भी आज़ाद है। और ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगी, मतलब वही हंसी मजाक, बाकी सारी चीज़ें। जब वो वहाँ जाता है सराय मीर, तब भी वो वैसी सारी चीज़ें, ट्रेन में भी वैसी। और फिर ये सोचे कि आप कस्टडी में रहते हुए आप ट्रेन में ही तीसरी शादी भी कर रहे हो। फिर उसका रहन सहन, तो कहीं ना कहीं ये एक ख्याल आता है हमेशा कि ऐसे लोग, ठीक है हम 25 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन उन 25 साल के सज़ा का भी कोई मतलब होना चाहिए। वो सज़ा दिखनी चाहिए, लगनी चाहिए। वो सज़ा मज़ा नहीं लगनी चाहिए। 25 साल अपने आप में काफ़ी लंबा वक्त होता है सज़ा के लिए, लेकिन जिस तरीके से जो कुछ देखा और जिस तरीके से बाकी अंदर से भी जेल से कहानी आती है, जो फैसिलिटी उसको मिलती है, जो ये तो हमारे जेल में जहाँ जहाँ जिसके पास पैसे हैं सारी उनकी चांदी होती है। तो ये 25 साल भी फिर बेमानी है, इसका कोई सज़ा का मतलब नहीं है। तो लेकिन मुझे ये 2 मुलाकात जो ख़ासतौर पर मुंबई के कोर्ट में हुई, उसके बाद मेरा नज़रिया बदल गया था। मैंने कहा, मुझे लगा था कि नहीं, ये कोई सज़ा वज़ा नहीं है, क्योंकि आप जो चाह रहे हो, जैसे चाह रहे हो, बस यही है कि आप एक जगह पे फिक्स हो, आप 4 दीवारी में हो।
लेकिन आपकी जितनी ख्वाहिशें हैं वो तो पूरी हो रही हैं क्योंकि आपके पास पैसे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कानून का मजाक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी भी अब वो जेल में है, बट उसे भी पता है कि 25 साल से ज़्यादा उसको सज़ा नहीं होगी, मौत की सज़ा तो हो ही नहीं सकती है। तो वो भी दिन काट रहा है, और अगर उसकी तो कोशिश ये कि कुछ उसने ऐसे ग्राउंड तैयार किया कि हो सकता है 25 साल से पहले ही, अभी वहाँ मैं पढ़ भी रहा था मैं कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट और फिर यूरोपियन कोर्ट में ये मामला इसी की इसको जा रहा है कि कुछ कानून हमने तोड़े हैं, तो उससे पहले ना ये कहा जाए कि हमें वापस कर दीजिए। अब वो लीगल मैटर है, उसमें क्या होता है ये मैं आगे पता चलेगा। बट फिलहाल वो तलोजा जेल में बंद है और 14 साल काट चुका है। अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो 11 साल उसको जेल में और रहना है। 11 भी क्या, अगर उसकी सारी चीज़ें गिन लें तो 9-10 साल मान लीजिए आप। तो ये थी कहानी पूरी अबू सलेम की। अब मैं सवाल लूँ उससे पहले, हाँ कुछ मैं लेकर आया था लोगों के नोट करके, तो वो आपको मैं बताता हूँ। बहुत सारी लिखी हैं, बहुत सारी फरमाइशें हैं लोगों की। राजेंद्र रावत है, फरजाना हुसैन है, जितेंद्र पटेल, शिवम अग्रवाल, आसिफ नसीम। आसिफ नसीम ने ये लिखा था कि मैंने उस दिन इलाहाबाद को छोटा शहर कह दिया था, शायद गलती से कह दिया। इलाहाबाद बहुत बड़ा शहर है और बहुत अच्छा शहर है। पंकज, पांचेल चिराग, मणि वाधवा, कमलप्रीत सिंह, आशीष श्रीवास्तव, जानम टोपी वाला या जन्म टोपी वाला, दोनों में से एक सही होगा। आदित्य आकाश, सुरेंद्र भाटिया, जंग जसवाल, अहमद रज़ा, आदर्श मिश्रा, वत्सल कश्यप। इन्होंने ही कहा था कि इन्फॉर्म कर दिया करें अगर आप शो न दिखाएं। थैंक यू वत्सल साहब, आइंदा ध्यान रखेंगे। शिवम यादव, अक्षय कुमार, संदीप गुप्ता, रविराज सिंह सोलंकी, दीपक ठाकुर, आर्या नीलेश, कियोर मकवाना, आकाशदीप सिंह, राव शिवम, परीक्षित बर्वे, आकिब अहमद, ये कराची से हैं और अफ़गानिस्तान तालिबान की कहानी सुनना चाहते हैं, वहाँ पे अमेरिका की ऐसी हालत क्यों है। आकिब साहब जल्दी आपको सुनाता हूँ। संजेश कुमार तिवारी, दीपा गुप्ता, प्रदीप सिंह। इसके अलावा एक आखिरी जो मैं नाम ले रहा हूँ ये हैं रितिका शाही। इनका मेल मैंने आज शाम को ही पढ़ा। रितिका शाही, इन्होंने अपनी उम्र नहीं लिखी है, लेकिन इनकी किडनी में प्रॉब्लम है और इनके हिसाब से ये महीने में 20 दिन हॉस्पिटल में ही रहती हैं। और कहानी सुनकर इनका ये कहना था कि तब मुझे उस वक्त तकलीफ़ का अपने अंदाज़ा एहसास नहीं होता है। तो मैं यही दुआ करूँगा कि आपकी ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और सब कुछ अच्छा हो आपके लिए। और आपने कहा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की कहानी सुनने, तो मैं रितिका जी ज़रूर आपको ब्रह्मेश्वर मुखिया की कहानी सुनाऊंगा। और बस दुआ यही करूंगा कि आप, और मैं पूरी क्राइम तक परिवार से भी कहूँगा कि वो रितिका जी के लिए दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए और सब कुछ अच्छा हो। अब बताओ दीपक, इससे जुड़ा हुआ सवाल जो भी। सर सतीश मेहता जी पूछ रहे हैं कि सर अबू सलेम और सभी डॉन को भारत से बाहर करना और इनके नेटवर्क बढ़ाने में मुंबई पुलिस की भी बड़ा हाथ है, आप क्या ये सच है? कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का जो अंडरवर्ल्ड के साथ एक कनेक्शन है, ये छुपी बात अब है नहीं, बल्कि कहते हैं अंडरवर्ल्ड ने कई पुलिस वालों को पेरोल पर रखा हुआ था और यही वजह है कि तमाम खबरें, इनपुट, ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो ये बेवजह बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं है, ये सच है कि मुंबई पुलिस के बहुत सारे लोग अंडरवर्ल्ड से मिले हुए। तो श्वेतांग राज जी पूछ रहे हैं सर, अबू सलेम वाज जस्ट अ डिलीवरी बॉय फॉर दाऊद इब्राहिम, व्हाई कुड दाऊद नॉट गेट हिम किल अर्ली इन हिज कैरियर? दाऊद इब्राहिम वो पावरफुल था, अबू सलेम को मरवा क्यों नहीं पाया, बताओ। ये तो पता नहीं, कि हो सकता है कि शायद शुरुआत में दाऊद इब्राहिम को इस लायक भी नहीं लगा कि अबू सलेम के ख़िलाफ़ क्या देखना, लेकिन बाद में फिर उसने धीरे धीरे वो करना शुरू किया। लेकिन ये कहते हैं कि जो पुर्तगाल से गिरफ्तारी हुई थी वो शायद डी कंपनी के टिप ऑफ पे हुई थी और छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के ही टिप ऑफ पे गिरफ्तारी हुई, एक ये भी खबर है। सर नेहा भारद्वाज पूछिए सर, बट वन क्वेश्चन कि जब अबू सलेम ने सारे क्राइम इंडिया में किए तो पुर्तगाल में से परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है? क्या वहाँ का सिटीजनशिप उसके पास है? नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारी उस वक्त जो ट्रीटी नहीं होती, दो देश के बीच में एक समझौता होता है कि अगर हमारा क्रिमिनल उनके यहाँ, उनका क्रिमिनल हमारे यहाँ है, तो हम एक दूसरे को सौंप सकते हैं। ये एक कानून है, रूल है, पर ये दोनों देश की मर्ज़ी पे होता है।
वहाँ पे क्या था लिस्बन में या पुर्तगाल में कि उनके हमारे साथ थी नहीं ट्रीटी, इसलिए 3 साल लगे। 2002 में अबू सलेम को वहाँ पकड़ लिया गया था, लेकिन 3 साल और लगे हमें उसको वापस लाने में। तो वो इसलिए कि बातचीत हो रही थी, तो बातचीत में हमें उनको कन्विंस करना था। तो लास्ट में हमको इसलिए कहना पड़ा क्योंकि हम वैसे उसको ला नहीं सकते थे। तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी। एक ये कि आप इसको फांसी की सज़ा नहीं देंगे क्योंकि पुर्तगाल में फांसी की सज़ा है नहीं। दूसरी है कि आप इसको 25 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ मैक्सिमम 25 साल ही है। तीसरी ये कि आपको केस बतानी पड़ेगी। तो हमने 8 ही केस बताए 52 में, और वही 8 केस उस पर चल रहे हैं। तो ये कुछ समझौते की बात होती है, और इस समझौते को अगर हम नहीं करते तो अबू सालेम को हिंदुस्तान लाना पुर्तगाल से मुमकिन ही नहीं था। सर अखिल दुबे जी पूछ रहे हैं, सर डी कंपनी इंडिया में क्या आज भी एक्टिव है या नहीं? दाऊद या उसके साथियों में कभी आपकी बातचीत हुई है? दाऊद की अब काफ़ी उम्र हो गई है, उसकी जिंदा होने के अब कोई सबूत मिलते हैं या नहीं? इसके बारे में ज़रूर बताएं। बिल्कुल, दाऊद इस वक्त भी कराची में है। दाऊद डी कंपनी मुंबई में एक्टिव है। डी कंपनी के जो कायदे से कहें ऑफिशियली प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन छोटा शकील, अक्सर बात हो जाती है, इधर कई दिनों से नहीं हुई है क्योंकि जब हम लोगों को कोई ख़बर कंफर्म करनी होती है या कुछ होता है तो डी कंपनी से भी पूछ लेते हैं ताकि गलत खबर ना जाए। लेकिन ये कि एक्टिव है मुंबई में, और डी कंपनी का आज भी वैसे ही बहुत सारी चीज़ों में वहाँ दखल है, और बहुत सारी चीज़ों में। सर डॉक्टर मोहम्मद जिशान जी आज डॉक्टर बन गए हैं और आपकी दुआ चाहते हैं। अरे डॉक्टर जिशान साहब, खूब तरक्की करें, खूब आप अच्छे से डॉक्टरी करें, और नेक काम है ये बहुत। और बस मैं यही चाहूँगा कि जितनी मदद हो सके आपको, जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, उनकी आप तीमारदारी करें, उनको अच्छे से देखें, क्योंकि हम सब में एक यही हमेशा सुनने को आता है हम लोगों को कि वक्त पे लोगों को इलाज नहीं मिलता, वक्त पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। पर मैं चाहता हूँ आप एक नज़ीर बने और बेहतर काम करें। सर एक स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था लाइव, कई लोगों ने कहा था कि आप असम के ऊपर या नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कोई एक कहानी कभी सुना दें। बहुत असम लोगों या की नॉर्थ request ईस्ट, है। हाँ, ये बहुत दिनों से शिकायत है, तो वरना ठप्पा भी लग जाएगा कि मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया इधर या वेस्ट उसकी सुनाता हूँ। नॉर्थ ईस्ट को मैंने छोड़ रखा है। चलिए मैं नॉर्थ ईस्ट और उधर की कोई कहानी आपको जल्दी सुनाता हूँ। सर आशीष सोनी लातेहार जी पूछ रहे हैं, सर क्या आप कुछ बता सकते हैं कि डॉन दाऊद को पुलिस आखिर क्यों नहीं पकड़ पा रही है? हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं आखिर उसे पकड़ने में इतनी मशक्कत और हमारी एजेंसियाँ क्यों कर रही हैं? कब तक कामयाबी मिल पाएगी? देखिए, ये सवाल का जवाब पता नहीं कब से, अभी ये मतलब